नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। वक्फ बिल जो है वो पूरी तरीके से लागू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको कहीं ना कहीं इस पर सहमति जताई है, पर लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यहाँ पर घमासान मचा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के चुनाव है। अब देखना ये होगा कि बिहार के चुनाव पर ये वक्फ संशोधन बिल जो आया है ये कितना असर डालेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चौहान जी मौजूद है, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर हंगामा मचा और अभी आने वाले समय में बिहार के चुनाव है, किस तरीके से इस संशोधन बिल को आप देख रहे हैं? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो चुका है दोनों सदनों से। महामहिम राष्ट्रपति जी की भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब ये कानून बन चुका है। अब इसको अलग अलग संगठन के लोग हैं, कुछ विपक्ष के नेता हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं उसके अंदर क्या होगा। देखिए, ये केंद्र सरकार ने पास किया है और राज्य सरकारों के पास ये शक्ति है कि इसको अपने हिसाब से वो अमेंडमेंट कर सके या एज इट इज इसको लागू कर सके। क्योंकि जो भूमि का मुद्दा होता है वो विषय होता है राज्य सरकार का। जैसे कहते हैं ना, वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाले हो गए, इतनी सारी जमीनें थी वो घोटालेबाजों ने खा लिया, भ्रष्टाचारियों ने खा गया। तो भूमि का जो विषय है वो राज्य सरकार के अधीन में आता है। तो इसीलिए जगह जगह की जो विधानसभाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, तो वहां पर वो वार्तालाप की जाएगी, वाद विवाद होगा वहाँ। जमीन कैसे आ गई वक्फ बोर्ड के पास? सबसे पहले जमीन की बात करूं, वो सेना के पास है, दूसरे रेलवे के पास है, तीसरी वक्फ बोर्ड के पास है, और ये भी कहा जा रहा है कि लुटियन जोन भी खतरे में है। नहीं, कहा जाता है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है तीसरे नंबर का जमींदार है, तीसरे नंबर का सेठ है। हाँ। इसके पास इतनी जमीनें हैं। तो जितनी जमीनें हैं, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा दे रखा है सरकार ने, भारत सरकार ने, कि लगभग हमने 90% जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, उनको हमने डिजिटलाइज कर दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जब सारे आंकड़े आपके पास हैं तो इसमें आपत्ति किस चीज की है? आंकड़े आपके पास हैं, उनको खाली कराने का अधिकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है। 10 साल तक आप कबूतर की तरह आंख बंद करके क्यों बैठे रहे? पूरा देश यही पूछ रहा है आपसे। देश को आपत्ति ये नहीं है आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्यों पास कर दिया, क्यों लागू करने के स्थिति में उसको कानून बना दिया। देश को उससे मतलब नहीं है। देशवासियों का सवाल एक ही है कि जब मोदी सरकार को या भारत सरकार को ये पता था कि वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत बड़े जमींदार बोर्ड है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो आप कबूतर की तरह आंख बंद करके क्यों बैठे रहे कि बिल्ली को, बिलोटों को लूटने दो, मलाई खाने दो? विपक्ष कहाँ करने दे रहा था? बार बार हंगामा कर रहा था विपक्ष, बात ही नहीं करने दे रहा था। विपक्ष ने कोई बात नहीं की थी। हाँ। जब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नारी वंदन अधिनियम के गुण गा सकते हैं कि ये मोदी है जो महिलाओं के बारे में इतना सोच रहा है, मैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण राजनीति में लेकर आ रहा हूं। क्या हुआ उस महिला नारी वंदन अधिनियम का? बना के ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब आप कहते हो हम जनसंख्या जनगणना करवाएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद लागू करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप ही सत्ता में रहोगे? क्या सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा? क्या दूसरी सरकारें नहीं आएंगी? क्या वो सरकारें अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती? क्या उनके अधिकार आप छीन जाएंगे? नहीं, आपको कैसे लगता है कि अधिकार छीन रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कानून बना दिया उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? जब रात के 12 बजे आपने नारी वंदन अधिनियम लागू किया, बनाया, कानून पास कर दिया आपने, तो उसे लागू करने में दिक्कत क्या थी? बिहार के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में और अभी आपके लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता ना। इन मुस्लिम महिलाओं को भी मिलता। मुस्लिम महिलाओं को आप चुनाव की टिकटें तक नहीं देते हो, मुस्लिम भाइयों को भी आप चुनाव की टिकटें नहीं देते हो। आपके पास अल्पसंख्यकों के नाम पर एक ऐसा नेता नहीं मिला लोकसभा के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को 2025 को टेबल कर सके। वो भी किरण रिजिजू जी ने किया जो बौद्ध धर्म के हैं। तो आपके पास तो मुस्लिम नेता भी नहीं है और आप कहते हो मुसलमानों के पक्षधर है, हम मुसलमानों के हित के लिए लेकर आ रहे हैं।
तो झूठ बोलना छोड़े भारत सरकार, मोदी सरकार, और बिल्कुल कायदे से बात करे। बिहार के चुनावों पर इस बिल का कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, पूरा असर कैसे? पड़ेगा। देखिए, मोदी जी का कहना है कि भाई वहाँ पे 17% के लगभग मुसलमानों की आबादी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुसलमान वोट भी जो है बट जाएगा, कुछ लालू जी के पास जाएगा, कुछ चिराग के पास जाएगा, कुछ नीतीश के पास जाएगा, कुछ बीजेपी के पास जाएगा। बात वोट बटने की नहीं है, बात है विश्वास लूटने की। आपने किस तरह से मुसलमानों का विश्वास लूटा। मुसलमानों के पाक रमजान महीने में टोपी पहनकर मुसलमानों को ही टोपी पहना दी। अच्छा। आप तो साफ साफ बोलते, नीतीश कुमार जी साफ साफ बोलते, चिराग पासवान जी साफ साफ बोलते कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे इस बिल पे। इस बिल के अंदर, बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने कितने मुस्लिम उलेमाओं को, कितने मुस्लिम स्कॉलर्स को, कितने मुस्लिम मौलवियों को बिठाकर वार्तालाप की, कितनी मीटिंग किया आपने इस विषय पर? आपने कुछ किया नहीं। पर कुछ मुस्लिम जमात तो सपोर्ट कर रही है मोदी जी को इस बिल को लेकर। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है मुस्लिम समाज में, वो तो सपोर्ट है उनका, तो दूसरा उनके पास कोई उपाय नहीं है ना सपोर्ट करने के अलावा। उनको सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि आप मोदी जी की विचारधारा से, पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की लाइन से आगे नहीं जा सकते। वहाँ पार्टी ही सबसे बड़ी है। और भारत देश में भारत के लोग क्या कहते हैं कि पार्टियों से ऊपर हमारा देश है। पार्टी की विचारधारा हो सकती है किसी चीज को लागू करने की, लेकिन सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिए। सरकार देशवासियों की होती है, पार्टी राजनीतिक दलों की होती है। दलों का एजेंडा अलग होता है, सरकार का एजेंडा अलग। नहीं भाई साहब, हम चर्चा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं आपसे। राष्ट्रीय विषय है, इन्होंने सारी बात से सहमत है भाजपा। लेकिन मोदी जी का जो कहना हमने सुना है, पार्टी से पहले राष्ट्र है, सेकंड में पार्टी है, इसलिए वहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। कोई वसुंधरा राजे नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, जो यूजफुल है देश के लिए, राष्ट्रीय हित में, वो निर्णय लिया जाता है। ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी। और जैसे इन्होंने बोला, भाजपा में जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, हम जो अध्ययन करते हैं, तो जबरदस्ती तो बना नहीं दिया गया कि तुम्हें भाजपा में रहना हो, करना। जो उनसे सहमत है वही तो वहाँ गया हुआ है कार्यकर्ता, जिनको उनकी नीतियाँ पसंद है, स्वेच्छा से गए हैं, कोई जबरदस्ती का तो नहीं है। थोड़ी बना देते तो अपनी मर्जी से गए। एक स्टेटमेंट दे के दिखा देना खिलाफ में, मुसलमानों के समर्थन में आपके चैनल पर बोल के चले जाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक हित तो रखोगे ना आप मुसलमानों के लिए, वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है। भारत में समानता का अधिकार है सबको। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू प्रथम दर्जे का नागरिक है, मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है, क्रिश्चियन तीसरे दर्जे का नागरिक है, सिख चौथे दर्जे का नागरिक है। कहीं नहीं लिखा है। समानता के अधिकार की बात की गई है, तो समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता के अधिकार के नाते ही हम बोल रहे हैं कि जब समान अधिकार, समानता के संविधान के अनुसार मुसलमानों के लुट रहे थे और आपको पता था, आपको रातों रात तो कोई इंटेलिजेंस ने आके नहीं बता दिया। केंद्रीय वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्री होता है। ये दो बोर्ड होते हैं, एक होता है केंद्रीय वक्फ बोर्ड, एक होता है राज्य वक्फ बोर्ड। ये जो बिल पास किया गया है, केंद्रीय वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, जिसके अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये 10 साल से बैठे हुए हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर्स, सीईओ को गाइडलाइंस जारी करना, उनको बताना कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें सूचना दो, हम उसके ऊपर नई नीतियां बनाएंगे, आपको नई हम क्रियान्वयन करके बताएंगे। लेकिन आप चुप बैठे रहे, आप बोले नहीं। रिजिजू जी को सब पता था, रिजिजू जी क्यों चुप बैठे रहे? हम यही पूछ रहे हैं, 4 दिन से पूछ रहा हूं, आज भी पूछ रहा हूं, आने वाले 4 दिन लगातार पूछूंगा कि जब आपको पता था कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है तो 10 साल से आपकी सरकार है, आप चुप क्यों बैठे रहे? बिहार के चुनाव नजदीक आते ही आपको याद आ गई वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, मुसलमानों के अधिकार छिन रहे हैं। जो गरीब शोषित पीड़ित मजदूर हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, गरीब महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, हमारी तलाकशुदा महिलाएं हैं, हमारी बेवा महिलाएं हैं,
उनके अधिकार छीन रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की जिम्मेवारी क्या राहुल गांधी की है, क्या अखिलेश यादव की है, क्या तेजस्वी यादव की है, किसकी है? जिसकी सरकार होती है, सरकार के पास सारे संसाधन होते हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, सारी पुलिस आपके पास होती है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे किसानों के परिवारों में जन्मे जवान, जो सीमा पे सुरक्षा देश को दे रहे हैं, जो सीमा देश की सुरक्षा में अपने प्राण बलिदान करने के लिए तत्पर खड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पुलिस वालों को ठुल्ले बोलती हैं। सुना आपने बयान उनका? तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने वाले ही हैं सबसे ज्यादा। वो राहुल गांधी पे हमला नहीं कर रही हैं, वो आतिशी को बेवकूफ बोल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, वो अखिलेश यादव जी को टोटी चोर बोल रही हैं। ये मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, बीजेपी की मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का नारा लेकर देश में उतरी है, जो कहती है हम भारत को विकसित बनाएंगे, ये पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर बोलेंगे। ये भाजपा वाले पूर्व मुख्यमंत्री को बेवकूफ बोलेंगे और हमारे देश की पुलिस को ठुल्ले बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है क्या राजनीति के? भैया हमें जहाँ तक ध्यान है, ज्यादा राजनीति नहीं, आप जो बोल रहे हैं टोटी चोर बोलेंगे, इस पे हमें ध्यान आ रहा है। राहुल गांधी ने बोला था प्रधानमंत्री के बारे में कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी भाई एक राष्ट्रीय चेहरा, प्रधानमंत्री के दावेदार, भाई सेकंड नंबर पे अगर ऑपोजिशन का सरकार बनता है तो नंबर पहला दावेदार राहुल गांधी बनते हैं। उन्होंने चौकीदार चोर ऐसा बयान दिया था, तो रेखा गुप्ता बोल रही है। हम इनसे भैया से ध्यान दिला रहे हैं, हम कोई बहस नहीं कर रहे। हमें बहुत कुछ याद है जिनके लिए बोल रहे हो ना, राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बोला, जिन प्रधानमंत्री जी को, जिन प्रधानमंत्री, अब सुनोगे, जिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, मंगलसूत्र छीन लेंगे, किसने बोला? तो हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। रेखा गुप्ता को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, मैं प्रधानमंत्री को भी टारगेट कर रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति गलत है, अगर एक व्यक्ति गलत है तो आपको अधिकार मिल गया, आप भी गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे। चौहान जी, वक्फ संशोधन बिल का जो ये आया है, इस पर नीतीश को कितना फायदा होगा बिहार चुनाव? देखिए, मोदी जी ने नीतीश कुमार की राजनीति को आईसीयू में पहुंचा दिया है। बिहार के अंदर नीतीश बाबू की राजनीति राजनीतिक रूप से आखिरी सांसें गिन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, तो वही बिहार के चुनाव बेहद करीब है। और अब देखना ये होगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के चुनाव में सियासत कितनी गर्माती है, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।